हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट की एक फिनोमिना और एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना जिसे हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के नाम से, जिसको अपन जानते हैं व्यतिकरण के नाम से। तो सर इंटरफेरेंस क्या होता है, इनमें कैसी फ्रिंजें बनती हैं, इनका क्या फॉर्मूला होता है नेसेसरी कंडीशन को निकालने का, तो सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा आपका काम ये रहेगा, आपको एक अच्छे और स्मार्ट बच्चे की तरह आपको नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है और हर एक चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है, उसको कॉपी करना है। चलो शुरू करते हैं बच्चे। ये जो इंटरफेरेंस है और इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम नाम से जानते हैं सर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर ये यंग डबल स्लिट का मतलब क्या था, उससे पहले कुछ बातें हम ये कर लेते हैं कि बच्चे अपन सारे जानते हैं कि लाइट के कुछ फिनोमिनन होते हैं जो हमने क्लास 10 तक दो फिनोमिना पढ़े भी होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिनको हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो सर वहाँ पे हमने वो घटनाएं प्रूव की थी लाइट के कणीय प्रकृति के आधार पर, मैटर पार्टिकल्स के आधार पर, ठीक है। पर उसके अलावा कुछ फिनोमिना होते हैं लाइक व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ठीक है। तो सर वो हम प्रूव करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, वेव नेचर के आधार पर, जो यहाँ पे हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखो एक चीज़ दिमाग में बच्चे आप बिठा लो अपने कि सर क्या कि लाइट का होता है ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा सर? एक तो मैटर नेचर, प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है, प्लस कण के साथ साथ में प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है। ये दो ड्यूअल नेचर होते हैं किसके सर? लाइट के होते हैं। तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में जो है हम लाइट का वेव नेचर प्रूव करने वाले हैं कि सर लाइट का वेव नेचर होता है। तो बच्चे उससे पहले बात मैं ये कर लेता हूँ कि सर ये इंटरफेरेंस जो है व्यतिकरण क्या होता है। तो आपने पढ़ लिया होगा, कुछ बेसिक बातें मैं ऐसे करने वाला हूँ। जैसे कि व्यतिकरण जो होता है बच्चों कि मान लीजिए दो तरंगे हैं, दो वेव हैं और वो किसी प्रकाश के सोर्स से निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, और दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है, और एक सोर्स से निकल रही हैं, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की तरंग दैर्ध्य सेम है, दोनों की आवर्तियाँ सेम है। आवर्ती मीन टू से उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, उससे जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक निकलने वाली है, मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। या तो वो सोर्स रेड कलर को इमिट करेगा, या फिर वो येलो को करेगा, या फिर वो ग्रीन को करेगा, पर वो होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक ही, मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक रंग का प्रकाश ही वो इमिट करने वाला है, बाहर निकालने वाला है। यदि ऐसा कुछ पॉसिबल है, ठीक है, और दो तरंगे हैं, डायरेक्शन दोनों की समान है, दोनों की आवर्तियाँ समान है, दोनों की तरंग दैर्ध्य समान है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। मान लीजिए देखो ये दो वेव्स हैं, एक तो ब्लैक में मैंने रिप्रेजेंट की, एक मैंने डॉटेड और विथ रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। दो वेव्स, डायरेक्शन दोनों की सेम है सर, डायरेक्शन सेम है, दोनों की तरंग दैर्ध्य भी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब हालांकि देखो मैंने दोनों एक ब्लैक और एक रेड से रिप्रेजेंट किया है, पर आप ये मानो कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों की जो कलर है, दोनों सेम ही है, ठीक है। डायरेक्शन सर इस डायरेक्शन में है, दोनों की आवर्तियां समान है, तरंग दैर्ध्य समान है, तो क्या होने वाला है सर, इनकी एक पॉइंट पे जो है इन दोनों की इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है वो मैक्सिमम होने वाली है, और एक पॉइंट पे क्या होने वाली है सर? मिनिमम होने वाली है। अगेन बच्चों मैंने क्या बोला, दो तरंगे हों और दो तरंगे जो हैं डायरेक्शन दोनों का सेम हो जहाँ पे वो जा रही हैं, दोनों की आवर्तियाँ समान हो, दोनों की तरंग दैर्ध्य समान हो, तो एक पॉइंट पे दोनों की जो रिजल्टेंट तीव्रता जो है वो अधिकतम आने वाली है, एक पॉइंट पे वो मिनिमम आने वाली है, न्यूनतम आने वाली है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? इनको बोलते हैं लाइट का इंटरफेरेंस, लाइट का व्यतिकरण। चलो सर एक्सपेरिमेंट में अपन देखते हैं सर ये ऐसा कैसे होता है कि नहीं होता इंटरफेरेंस। तो बच्चा मैंने यहाँ पे एक लाइट का सोर्स लिया है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, वो आप चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, कोई भी सोर्स ले लो जो लाइट को इमिट करता है, पर कंडीशन बच्चे ये कि वो होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक, मतलब प्रकाश का वो स्रोत जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को इमिट करे, बाहर निकाले, मतलब सिंगल कलर को मिंटू से। सर एक्सपेरिमेंट में सर इसमें दो कार्डबोर्ड लगे होते हैं, कार्डबोर्ड मतलब आप गत्ते मान सकते हो इसको, ठीक है। ये पहला गत्ता है, ये दूसरा गत्ता है, और यहाँ पे स्क्रीन है जिसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पर मिलने वाला है सर, ठीक है। तो बच्चे इस कार्डबोर्ड पे हमने सिर्फ सिंगल सा स्लिट, मतलब बच्चे हमने छिद्र किया होता है, हॉल समझ लीजिए, ठीक है, एक झिर्री मान लीजिए आप, ठीक है, जिसको हम स्लिट बोलते हैं।
यहाँ पे सिंगल स्लिट करी है और सेकंड कार्डबोर्ड पे हमने दो झिरियाँ हमने करी होती है, इसलिए बच्चे इस एक्सपेरिमेंट का नाम हम क्या पढ़ते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट का मतलब आप समझ सकते हैं बच्चा झिरियाँ या होल समझ लीजिए, ठीक है। देखो बच्चा सिंगल स्लिट था, यहाँ पे डबल स्लिट है, ये लाइट का सोर्स है। यदि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर होता, सिर्फ कणीय प्रकृति होती, तो बच्चे लाइट सभी डायरेक्शंस में ही जा रहा था यहाँ से, ठीक है, पर यहाँ से जो आता ना वो सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाता, सामने की तरफ। यदि प्रकाश का क्या होता, सिर्फ कणीय प्रकृति होती प्रकाश की, पर सर प्रकाश की तो तरंग प्रकृति भी होती है। तो क्या हो रहा है, देखो बच्चे तरंग का मतलब तरंग चलती कैसी है सर, तो चलती है यूँ। और बच्चे इस अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन शिखर या इसको पढ़ते हैं अपन श्रृंग, राइट। और लोअर पार्ट को बच्चा अपन बोलते हैं गर्त, गर्त को हम जानते हैं बच्चा ट्रफ के नाम से, राइट। तो ये तो हो गया क्रस्ट। अपर जो हाफ सर्किल है जो पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं अपन क्रस्ट और इसको हम कहते हैं गर्त। तो लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करने वाली है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, या फिर शिखर और गर्त, शिखर और गर्त। तो देखो बच्चे मैंने ये कॉन्टिन्यूस लाइन जो है ना ये रिप्रेजेंट करने वाली है शिखर को, और जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करने वाली है गर्त को। तो क्या होने वाला है कि सर यहाँ से वेव इमिट होने वाली है, एंट्रेंस अंदर करने वाली है स्लिट के अंदर से। तो नेचर क्या होने वाला है कि सर पहले गर्त बनेगी या पहले शिखर बनेगी, फिर गर्त बनेगी, क्रस्ट ट्रफ ऐसे आगे ट्रेवल करने वाली है। तो हमने पहले क्या बनाया सर, ये शिखर था, ये गर्त था, ये शिखर था और ये गर्त था, शिखर गर्त, ऐसे लाइट आगे बढ़ने वाली है। और सर ये वेव्स आ जाएंगी ए और बी पॉइंट पर। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चे हाइगेंस लॉ के बारे में। हाइगेंस ने क्या बताया कि तरंग जो बनती हैं, जो वेव फ्रंट बनती है, जो तरंगाग्र बनती हैं किसी भी लाइट के सोर्स से जब वो निकलती हैं, तो उनका हर एक पॉइंट एक नए विक्षोभ की भांति व्यवहार करता है, एक नया डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो इन वेव का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से वेव जो निकलने वाली है संभवतः सभी डायरेक्शंस में, पॉसिबल ऑल डायरेक्शंस में, और ये कभी रुकने वाली नहीं होती बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से वेव एंट्री करी और इन डबल स्लिट जिनको नाम दिया मैंने ए और बी, यहाँ तक पहुँच गई। तो बच्चे ये जहाँ पे वेव पहुँचने वाली है सर, जो पॉइंट ए और बी है, पॉइंट ए और बी है, ये भी बच्चे एक नए विक्षोभ, नए डिस्टर्बेंस की तरह व्यवहार करेंगे। और सर यहाँ से भी वेव्स आगे निकलने वाली हैं, जो निकलेंगी सर शिखर गर्त आगे निकलने वाली हैं सर। एक चीज़ ध्यान देना बच्चे, मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट पे इसमें व्यतिकरण में क्या होता है कि तरंगों की तीव्रता अधिकतम होती है, एक पॉइंट पे होती है न्यूनतम होती है। सर ये कब क्या होती हैं, तो जब क्रस्ट और क्रस्ट मतलब जब शिखर और शिखर, जब श्रृंग और श्रृंग मिलता है, तो हमेशा यहाँ पे जो हमको यहाँ पे बच्चे हमको फ्रिंजें मिलती हैं इस स्क्रीन पर। फ्रिंजें मतलब एक पट्टियाँ बन जाती हैं जो होती हैं चमकीली और डल, ब्राइट और डल, चमकीली या फिर काली फ्रिंज इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सर कब क्या होगा, तो जब श्रृंग और श्रृंग मिलेंगे, श्रृंग प्लस श्रृंग, या शिखर और शिखर जब मिलते हैं तब यहाँ पे क्या मिलेगा सर, हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और जब गर्त और गर्त मिलेगा तो क्या मिलेगी सर हमको, यदि दोनों सेम है, दोनों यदि सेम है तो चमकीली फ्रिंज मिलेंगी, दोनों यदि विपरीत है तो क्या मिलेंगे हमको, काली फ्रिंज हमें हमको मिलने वाली है, ध्यान देना। तो बच्चे ये वेव्स ऐसे आगे बढ़ रही थी, ठीक है, और जहाँ पे भी ये मीट कर रही हैं, देखो ये देखो सेंट्रल पे ध्यान देना, दोनों यहाँ पे क्या है सर, शिखर और शिखर। फिर ध्यान देना यहाँ पे, उसके बाद देखो इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों श्रृंग हो गए, और इस पॉइंट पे क्या है सर, ये दोनों डॉटेड लाइन थी, ठीक है, इनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मिलेंगे श्रृंग या श्रृंग, या मिलेंगे गर्त या गर्त, तो वहाँ पे हमके दीप्त कैसे मिलने वाली है सर, चमकीली ब्राइट मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है सर, चमकीली फ्रिंजें हमें मिलने वाली हैं। और जहाँ पे मिलेंगी क्रस्ट और ट्रफ, जहाँ मिलेगा शिखर और गर्त अपोजिट, तो वहाँ पे हमेशा हमको काली फ्रिंज या फिर डल फ्रिंज मिलने वाली है। देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक लाइन से, तो ये देखो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको मैं, इसमें आपने बनाया होगा, यदि आप इनको देख पा रहे हो अच्छे से तो ध्यान देना, यहाँ पे श्रृंग और गर्त मिल रही है। तो सर यहाँ पे जो हमको दीप्त मिलेगी, जो हमको पट्टी मिलेगी, वो कैसी मिलने वाली है सर, वो मिलेगी सर हमको काली फ्रिंज मिलने वाली है। और बच्चे ये अल्टरनेट आगे बढ़ती रहेगी, अल्टरनेट मतलब एक काली एक चमकीली, एक काली एक चमकीली, एक ब्राइट और एक डल, एक ब्राइट और डल। तो
तो सर यहाँ से क्वेश्चंस क्या आएंगे बच्चे, क्वेश्चंस यहाँ से आगे आने वाले हैं। यहाँ पे सर इसमें प्रूव क्या होने वाला है, या तो सर प्रूव यहाँ पे ये हुआ कि सर लाइट की क्या होती है, वेव नेचर होती है। यदि बच्चे ये पार्टिकल नेचर होती तो ये पार्टिकल्स यहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं, राइट। यदि पार्टिकल नेचर होता तो यहाँ पे आता, यहाँ पे इंसिडेंट करता, बस यहाँ पे हो जाता है एब्जॉर्ब। पर क्या हुआ, लाइट का सर होता है वेव नेचर, तो सर ये सभी डायरेक्शंस में आगे बढ़ी। और फिर क्या हुआ कि सर वेव जो बनती हैं इनका हर एक पॉइंट एक नए तरंगाग्र, एक नए वेव स्रोत की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो सर ये वेव यहाँ पे पहुंची और सर यहाँ से वेव्स आगे निकलने वाली हैं शृंग और गर्त के रूप में। और जहाँ पे शृंग मिलती हैं या जहाँ पे क्रस्ट मिलता है तो वहाँ पे हमें एक फ्रिंज मिलती हैं, एक पट्टी मिलती है जो मिलती है चमकीली। यदि सर हो जाएंगे विपरीत तो शृंग और गर्त मिल गए तो सर यहाँ पे हमेशा हमको काली फ्रिंजें मिलती हैं। और देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट बच्चे यहाँ पे कंडीशन ये है कि सर इस व्यतिकरण की घटना के लिए सबसे मोस्ट चीज़ हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो बच्चे कंडीशन यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, कि जो भी लाइट इमिट हो रही ना उन लाइट की सर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी आवृत्ति जो है ना, दो जो वेव्स निकले इनकी आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे पहले से आपको बता दिया था हालांकि, ठीक है। तो दो लाइट्स वेव जो इमिट कर रही हैं उन दोनों की आवृत्तियाँ, उनके दोनों की कलर, दोनों रेड कलर की ही होनी चाहिए, दोनों येलो की ही होनी चाहिए, पर होनी चाहिए सेम, राइट। तो सेकंड बच्चे यहाँ पे आती है, वो आती बच्चों यहाँ पे वेव लेंथ। इसको अपन पढ़ते हैं हिंदी में तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये क्या होता है सर, तो तरंग दैर्घ्य भी दोनों की सेम होनी चाहिए। यदि दोनों की आवृत्तियाँ समान है तो दोनों की तरंग दैर्घ्य भी समान होने वाली है। और सर यहाँ पे थर्ड चीज़ क्या होती है, वो होती बच्चे यहाँ पे पाथांतर या फिर कलांतर। दोनों तरंगों का कलांतर है तो समान होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। दोनों का कलाओं का अंतर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यदि है तो वो फिक्स रहना चाहिए। तो बच्चे ये होता है, इसको अपन पढ़ते हैं कलांतर, इसको अपन पढ़ते हैं इंग्लिश में फेज डिफरेंस, ठीक है। ये होता है बच्चा फेज डिफरेंस। तो ये होती है कुछ नेसेसरी कंडीशन किसके लिए सर, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। आई होप बच्चा एक्सपेरिमेंट आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो सर यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन बच्चे यहाँ से ये आते हैं कि सर सेंट्रल हमेशा चमकीली ब्राइट फ्रिंज बनती हैं, तो उससे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है तो वहाँ पे जो हमें फ्रिंज मिलेंगी वो कौन से मिलेगी, या तो काली या फिर चमकीली, वो हमें कैसे मालूम पड़े। तो उसके लिए हम नेसेसरी फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, जो बच्चे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम निकालने वाले हैं यंग डबल स्लिट में जो फ्रिंज बनती हैं, तो सर उनकी चौड़ाई कितनी होती है, उनकी विड्थ क्या होती हैं, और हाउ टू कैलकुलेट विड्थ ऑफ दिस फ्रिंजेस, तो वो हम निकालने वाले हैं। तो देखो बच्चे डायग्राम, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम वही है लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ये डबल स्लिट है, ये वो कार्डबोर्ड था, इस तरफ सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था जहाँ से लाइट इमिट हो रही थी। बस कंडीशन मैंने यहाँ पे एक चीज़ रिमूव कर दी, सिंगल स्लिट जो है इसके बाद और डबल के बीच में लगी हुई थी वो रिमूव है। डबल स्लिट है जिसका नाम था, एक स्लिट का S1 एक का S2, और दोनों का डिस्टेंस बच्चे मैंने मान लिए यहाँ पे मानो स्मॉल d है, राइट। और उससे कैपिटल डी डिस्टेंस पे क्या थी सर, एक स्क्रीन थी जहाँ पे बहुत सारी फ्रिंजें बनी थी, आपको ध्यान हो तो, ब्राइट और डल जो अल्टरनेट बन रही थी। तो बच्चे हमें ध्यान क्या देना है कि सर मान लीजिए कि सेंट्रल C जो जहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती हैं, तो उससे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहाँ पे जो हमें फ्रिंज है वो हमको क्या मिलेगी सर, ब्राइट या फिर डल। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस कंडीशन, कैसे निकालें सर, x डिस्टेंस पे कितना होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सेंट्रल ब्राइट से मान लो कि x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, आपको डिस्टेंस ये दे दी जाएगी और ये d डिस्टेंस दे देंगे, जहाँ पे आपको स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस दे देंगे। पूछेंगे सर बताओ वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डल फ्रिंज बनने वाली है, तो वो हम निकालने वाले हैं यहाँ से। तो बच्चों देखो मान लीजिए कि यदि ये फ्रिंज सेंटर में होती तो ब्राइट होती है ऑफ कोर्स ना, तो सर P पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या निकालना है वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि एक तो S1 सोर्स से जो वेव है निकल के वो जा रही है और वो P तक पहुँच रही है, ठीक है। और एक S2 जो स्लिट है, यहाँ से जो वेव निकल रही है और वो P पॉइंट तक पहुँच रही है। क्या बच्चों दोनों का पाथ डिफरेंस समान है क्या? एक तो वेव जो है वो S1 से निकल रही है, वो जल्दी पहुँच जाएंगी P तक, और एक S2 थोड़ा दूर दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
सेंट्रल में तो सर दोनों सेम पाथ डिफरेंस होता, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता, पर सर यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब देखो सर ये लाइन छोटी दिख रही है आपको S1P, और सर ये लाइन बड़ी दिख रही है आपको S2P, तो सर पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो सर छोटी वाली लाइन से बड़ी पे परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ कर दो आप, जैसे कि S1M मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो सर पाथ डिफरेंस कितना आया? S2M, मतलब S1 और S2 से जो वेव निकल रही थी P तक, इन दोनों का सर पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2M। ये कितना आ गया सर? पाथ डिफरेंस आ गया, पथ का अंतर आ गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये सर फ्रिंज है, हमें एक्स डिस्टेंस पे निकालनी है। तो देखो बच्चा इस ट्राइंगल में जरा ध्यान देना, S1, S2 और M में ये एंगल थीटा है, मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालना था S2M। तो सर S2M थीटा के सामने क्या होता है सर? लंब होता है, परपेंडिकुलर ही हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया बेस। यदि बच्चे मैं यहाँ पे मानूँ साइन थीटा, सर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो सर साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? S2M अपॉन में D। सर यहाँ पे D क्या होता है सर? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, S1 और S2 क्या डिस्टेंस होता है, ठीक है, स्मॉल d। तो सर पाथ डिफरेंस कैसा निकालेंगे अपन? तो क्या हो जाएगा सर? S2M इज इक्वल टू D साइन थीटा। पर एक चीज़ ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये स्लिट बहुत नज़दीक रखी होती है और ये पॉइंट भी बहुत नज़दीक होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए कि सेंटर को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, P पॉइंट से, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता ही है D, ये डिस्टेंस आपको पता ही यहाँ पे X है। तो बच्चा यदि साइन को मैंने क्या कहा सर? एंगल्स बहुत छोटे हो तो अपन साइन 10 ले सकते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो सर इस D साइन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ सर? यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ D tan थीटा की इक्वल टू में, क्योंकि सर वैसे हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया है, पर हमको तो ये X और D की टर्म्स में निकालना है, जो हम आगे निकालने वाला है, राइट। तो D साइन थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ सर? D tan थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये पाथ डिफरेंस को बच्चा अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो D tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? इस ट्राइंगल में, इस वाले में, इसको मैं O कह रहा हूँ, OPC के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ये हो गया X, D यहाँ पे था X अपॉन D, ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब बच्चे बात करते हैं सर कहाँ पे ब्राइट और कहाँ पे डल मिलने वाली है। तो देखो बच्चे एक चीज़ आपको दिमाग में, इसको आप चाहे रट लो, दिमाग में बैठा लो कि सर जहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलती है ना, वहाँ पे हमेशा पाथ डिफरेंस जो है ना वो n लैम्बडा होने वाला है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चा अपन विवर्तन, डिफ्रैक्शन, जहाँ पे अपोजिट कंडीशन होने वाली है। और सर फॉर डल फ्रिंज हमें कहाँ मिलने वाली है? जहाँ पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है सर? लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा सर? 2n-1 और लैम्बडा अपॉन 2। जहाँ पाथ डिफरेंस ये होगा, ये वाला पाथ डिफरेंस, ये वाला S2M, n लैम्बडा होगा, वहाँ पे हमको हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और फॉर दिस सर ये हमको क्या मिलने वाली है? डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। तो सर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा सर? n लैम्बडा। तो इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, dx अपॉन d को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और सर x फ्रिंज के लिए हम क्या निकालेंगे सर? तो d आ गया नीचे, ये आ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो xn का फॉर्मूला यहाँ पे कितना आ गया सर हमारे पास? n कैपिटल D लैम्बडा अपॉन d। अब सर बात करते हैं विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होती है सर। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या किया कि विड्थ ऑफ मतलब चौड़ाई ऑफ द डार्क फ्रिंज, हमको चमकीली फ्रिंज कहाँ मिलने वाली है? तो बच्चे फ्रिंज को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ध्यान देना, फ्रिंज को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो xn+1 ये सर क्या है सर? तो मान लीजिए कि सेंटर से x डिस्टेंस पे हमको कोई ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो सर नेक्स्ट ब्राइट हमें कहाँ मिलेगी? तो उसको हम क्या बोलूँगा सर? वो xn+1 पे होगी। सुनना ध्यान से कि मान लो कि सेंटर से xn डिस्टेंस पे कोई हमें P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो सर नेक्स्ट हमको ब्राइट जो चमकीली फ्रिंज कहाँ मिलेगी? तो आपको पता है सर बीच में एक डल फ्रिंज भी आने वाली है, एक काली फ्रिंज आएगी, फिर चमकीली फ्रिंज आने वाली है। तो मैंने क्या किया कि xn+1 जो अगली वाली फ्रिंज होगी उसमें से माइनस कर दिया xn-1, क्योंकि हमको तो काली फ्रिंज निकाल रहे हैं यहाँ पे कि विड्थ ऑफ काली फ्रिंज, डार्क फ्रिंज क्या होने वाली है, मतलब अगली फ्रिंज से हम छोटी वाली जो फ्रिंज उसको माइनस कर देंगे तो काली फ्रिंज आ जाएगी। तो बीटा xn+1 माइनस xn ये हमने यहाँ से मैं इसको पुट कर रहा हूँ, xn+1 आ गया ऊपर वाली फ्रिंज के लिए, d लैम्बडा अपॉन d, और ये पहली वाली फ्रिंज के लिए। तो बच्चा ये आ जाएगा हमारे पास विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, जो क्या होगा सर? बीटा इज इक्वल टू कैपिटल D लैम्बडा और d। इसकी हेल्प से बच्चा हम निकाल सकते हैं फ्रिंज
जो हमको ब्राइट और डल मिलने वाली है। पर यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन यहाँ पे सबसे बेस्ट है, वो ये है कि दोनों के लिए सिर्फ फॉर्मूले सेम होने वाले हैं। बिकॉज सर दोनों की फ्रिंज की जो विड्थ है ना वो सबकी सेम होती है। कौन सी कंडीशन में? इंटरफेरेंस में। व्यतिकरण में यहाँ पे जो फ्रिंजें बनती हैं, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ब्राइट और डल, उन दोनों की बच्चा विड्थ सेम होती हैं, तो दोनों हम सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बीटा यहाँ पे होता है फ्रिंज के लिए, चाहे इसको आप बीटा ब्राइट बोल दो, इसको आप बीटा डल बोल दो, पर फॉर्मूले तो सर सेम ही है। डी यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा हो गया सर? स्लिट और स्किन का डिस्टेंस हो गया। लेमड़ा यहाँ पे वेवलेंथ हो गई लाइट की, राइट, और डी यहाँ पे हो गया स्लिट के दोनों का डिस्टेंस। तो बच्चे यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। फॉर्मूला ये हो गया ब्राइट के लिए, ये हो गया डल के लिए। तो बच्चा आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स आएंगे यहीं से आने वाले हैं, और इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है सर वो आपको ध्यान से पढ़नी है। तो बच्चा आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चा प्लीज़ इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।